बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है विटामिन B2। विटामिन B2 को दूसरा नाम कहते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। और राइबोफ्लेविन जो है इसमें हमारे साथ आइसोएलेक्साइन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो आइसोएलेक्साइन रिंग है ये अटैच है किस चीज़ के साथ? राइबोटोल के साथ। किसके साथ अटैच है? राइबोटोल के साथ अटैच है। तो इस वजह से इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। सोर्सेस क्या है हमारे साथ? रिच सोर्स ड्राई ईस्ट से हम ले सकते हैं मिल्क पाउडर, जो हमारे साथ मिल्क प्रेजेंट होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें हमारे साथ विटामिन B2 प्रेजेंट होता है। लिवर में प्रेजेंट है। गुड सोर्सेज क्या है? सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज में प्रेजेंट गुड सोर्स जो मीडियोकर है, ठीक है। उसमें हमारे साथ मिल्क है, मीट है, एक है फ़िश, फोरेल सील एंड लिग्यूम्स, दालें उसमें प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम फेयर सोर्सेज हमारे पास क्या है? उसमें हमारे साथ माइल्ड सीरियल्स, मीट, फिश रूट्स, वो जो हम रूट्स खाते हैं, बीट रूट हो गया हमारे साथ, चकंदर, उसमें ट्यूबर्स और फ्रूट्स में हमारे साथ कम मकदार में पाया जाता है, ठीक है। ट्यूबर जो है ना, वो पल हैं जो ट्यूब की जो ज़मीन के अंदर होते हैं। जैसे हमारे पास बीट रूट है, उसी तरह के पल होते हैं, पल और सब्जियां, लेकिन जो हमारे साथ ट्यूब की शक्ल जैसे होते हैं हमारे साथ, ठीक है। इस वजह से इसको ट्यूबर्स कहा जाता है और वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। आप सर्च भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इवन थ्रू सीरियल्स एंड पल्सेस आर रिलेटिवली पुअर सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन। जो राइबोफ्लेविन है दालों और सीरियल्स में हमारे साथ कम मकदार में ये प्रेजेंट होता है। और ये हमारे साथ जो हम लेते हैं, बॉडी कहाँ से लेती है? लार्ज अमाउंट में। दे प्रोवाइड 75% ऑफ द राइबोफ्लेविन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। दे आर कंज्यूम इन लार्ज अमाउंट। जबकि हमारी बॉडी राइबोफ्लेविन जो है उसको ज़्यादा दरकार होता है और बॉडी उस पर काम कर रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो 75% राइबोफ्लेविन है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और हम ले रहे होते हैं सीरियल्स और पल्सेस, उसमें हमारे साथ पुअर मकदार में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस की तरफ कि RDA का क्या है। 1.5 मिलीग्राम पर डे हमें ये दरकार है। अबाउट 0.6 राइबोफ्लेविन इज रिक्वायर्ड फॉर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। एज वी नो दैट राइबोफ्लेविन आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, ये हमारे साथ डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म के लिए 0 पॉइंट्स, अगर हम 1000 कैलोरी किसी फूड से ले रहे हैं तो उसके लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास 0.6 मिलीग्राम ऑफ राइबोफ्लेविन दरकार है। अब अगर हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है तो एडिशनली 0.4 हम उसके साथ ऐड कर देते हैं। मीन 1.5 तो नॉर्मल है मिलीग्राम पर डे, उसके साथ हम 0.4 ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो बेबी हमारे साथ मदर या तो लैक्टेट कर रही होती है या हमारे साथ प्रेग्नेंट वुमेन है, तो जो बेबी है वो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तो इस वजह से एडिशन ऑफ 0.4 मिलीग्राम फर्दर इज एडिड टू इट। अभी फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन राइबोफ्लेविन का फंक्शन हमारे पास क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ये हेल्प आउट करता है। तो राइबोफ्लेविन जो है हैज़ अ 2 कोएंजाइम, इसमें हमारे साथ 2 कोएंजाइम है। कोएंजाइम हेल्पिंग आउट एंजाइम है जो हेल्प आउट करते हैं। एक है FMN, एक है FAD। आपने ये सुना होगा, डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ FMN और FAD प्रोड्यूस होते हैं। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब राइबोफ्लेविन कोएंजाइम पार्टिसिपेट इन मैनी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि रिडक्शन भी हो रही है, उसके साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इन द एनर्जी प्रोडक्शन, जब एनर्जी प्रोडक्शन होती है और हम कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन, इससे हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, तो हमें राइबोफ्लेविन दरकार होता है और वो उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन कोएंजाइम पार्टिसिपेट इन द टिश्यू प्रोटीन बिल्डिंग एंड सेल रेस्पायरेशन। अब अगर हमारे पास सेल रेस्पायरेशन हो रही है या हमारे साथ प्रोटीन बिल्डिंग हो रही है, प्रोटीन बन रहा है बॉडी में,
तो उसमें भी हमारे साथ जो राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम है ये दो, ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन कोएंजाइम आल्सो हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। अब ये हमारे पास एक विटामिन को दूसरे विटामिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे साथ राइबोफ्लेविन की कोएंजाइम है ये कन्वर्जन करता है ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नियासिन हमारे पास क्या है, विटामिन B3 है, ठीक। तो इसकी जो कोएंजाइम है वो हमारे साथ क्या काम कर रहे हैं, एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। अब आ जाते हैं कि FMN डिपेंडेंट एंजाइम, वो कौन से एंजाइम है जो हमारे साथ FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें हमारे साथ आ जाते हैं L अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। अब अगर L अल्फ़ा अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा कीटो एसिड में और उससे हमारे साथ NH3 बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ ये जो एंजाइम है, ठीक है, L अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, ये हमें हेल्प आउट करता है। इसको कौन सा एंजाइम दरकार है जो FMN पे डिपेंडेंट है, मीन जो ये वाला है, ये L अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम है, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। अगर ये हमारे साथ नहीं होगा तो ये हमारे साथ कन्वर्ट नहीं होगा अल्फा कीटो एसिड में, ठीक है। इस तरह हमारे साथ अदर एग्जांपल NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और इस तरह साइटोक्रोम और जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हेल्प आउट करता है। अभी आ जाते हैं FAD डिपेंडेंट एंजाइम्स, वो हमारे साथ कौन से हैं। FAD डिपेंडेंट में हमारे साथ D अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम आ गया, ठीक है, और ये भी डिपेंडेंट है FAD पे, उससे पहले FAM पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ D अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, वो कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट है FAD पे। FAD हमारे साथ कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में। ये आप प्रोसेसेस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आप जो हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, तो इसमें ये कन्वर्जन होती है, सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में। तो उसमें हमारे साथ FAD दरकार है, जो FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह हमारे साथ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, एसाइल को एंजाइम है डिहाइड्रोजिनाइड, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये तब आपको समझ में आएंगे। अभी सिर्फ ये देख लें कि ये यहाँ पर रोल अदा कर रहा है, आपको ये पता हो, अभी आपको एनी हो जाए कि ये जो FAD है ये हमारे साथ सक्सीनाइड डिहाइड्रोजिनेज के साथ क्या है, डिपेंडेंट है इस चीज़ पे। अगर हमारे साथ FAD नहीं होगा तो सक्सीनेट जो है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट नहीं होगा। किस तरह कन्वर्ट होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। अब ये प्रोसेस है, ये एक स्टेप है सिर्फ, किस चीज़ का, क्रेब्स साइकिल का, और ये हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में और उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जब ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो स्टेप्स है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये समझ आएगी कि किस तरह कन्वर्ट हो रहे थे। तो आपको तब समझ आएगा कि हाँ, ये वहाँ पर सिर्फ हम पढ़ेंगे कि FAD प्रोड्यूस हो गया, ये एनर्जी करेंसी है, क्या है हमारे पास, एनर्जी करेंसी है, FAD प्रोड्यूस होगा, किस तरह प्रोड्यूस हो गया। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ आ गई कि जो विटामिन में आपने पढ़ा कि इसको FAD क्यों कहा जाता है, FMN क्यों कहा जाता है, तो फिर आपको वहाँ पे समझ आएगी कि जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में विटामिन में पढ़ा था, अब ये हमारे यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इस वजह से आपको समझाया थोड़ा कि आपको समझ आ जाए कि ये जो रिएक्शन है ये हो कहाँ पर है, ठीक है। अभी देखें FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2 ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रहा है हमारे पास FADH2 गिव्स 2 ATP, जो हमारे पास FADH2 है वो हमें 2 ATP दे रहा है,
नॉर्मली जो रिएक्शन होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का, उसमें हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा था क्रेब्स साइकिल का हो रहा है, तो उसमें हमारे साथ FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इस और कहाँ पर हो रहे हैं ये देखें, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ जो FADH है, NADH2 है, वो हमारे साथ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारे साथ क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अभी डिफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि डिफिशिएंसी क्या है। डिफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन काज एरिबोफ्लेविनोसिस। अब एरिबोफ्लेविनोसिस हमारे पास क्या है, इसको सिम्पटम्स को पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। इसमें हमारे साथ ग्लोसाइटस होता है। ग्लोसाइटस में क्या है, जो ग्लोसल रीजन है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, मीन सोरनेस ऑफ द टंग, जो हमारी ज़ुबान है वो सोर हो जाएगी। एंड मैजेंटा कलर टंग, और जो हमारा टंग है उसका कलर मैजेंटा हो जाएगा। कौन सा कलर, मैजेंटा कलर हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे मैजेंटा को हम पर्पल कलर आप उसको कह सकते हैं, आप सर्च कर लें आपको आ जाएगा। इससे हमारे साथ चिलोसिस काज होंगे। चिलोसिस क्या है, जो आपकी फिशरिंग, ये जो एरिया है लिप्स का, ठीक है, कॉर्नर ऑफ दी लिप्स, तो उसमें हमारे साथ फिशरिंग जिसे आप कहते हैं कि ये हमारे साथ और क्या हो जाते हैं, जो सफ़ेद कलर की इन्फ्लेमेशन थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम चिलोसिस कहते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, अच्छा जो फिशरिंग है ना ये लिप्स का होगा, और जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस है वो हमारे साथ माउथ के कॉर्नर का होगा, यहाँ पर, ठीक है। सेब्रोनिक डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, स्किन हमारे साथ इन्फ्लेम हो जाएगी, ठीक है। कोरोनियल वास्कुलराइजेशन, रेडनिंग ऑफ आई, आई हमारी जो है ना उसमें वो रेड कलर हो जाएंगे। फोटोफोबिया हो जाएगा, रेडनेस ऑफ एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ आई। फोटोफोबिया मीन्स यू आर अनएबल टू सी इन ए प्रॉपर लाइट, ठीक है। आपकी जो लाइट है वो इतनी रेडनेस हो जाती है उसकी, और इतनी बर्निंग सेंसेशन होती है कि आप लाइट को नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। मीन्स फोटो लाइट एंड फोबिया मीन यू आर रिपेलिंग इट, आर यू हैव समथिंग फियर ऑफ लाइट। आ जाते हैं विटामिन B3 की तरफ, जो हम इसको पढ़ रहे थे, नियासिन, जो ट्रिप्टोफैन था वो कन्वर्ट हो रहा था नियासिन, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है, नियासिन इज अ जेनेरिक टर्म दैट रिप्रेजेंट निकोटिनिक एसिड। इसको नियासिन क्यों कहा जाता है, इसको नियासिन इस वजह से कहा जाता है कि इसमें निकोटिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, निकोटिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड इज एमाइड निकोटिनिमाइड, या तो इसमें हमारे साथ निकोटिनिमाइड या हमारे साथ एमाइड निकोटिनिमाइड प्रेजेंट होता है। बोथ हैव इक्वल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और निकोटिनिमाइड एंड निकोटिनिक एसिड बोथ हैव इक्वल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दोनों में हमारे साथ इक्वल एक्टिविटी है। इसमें हमारे साथ पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है। कौन से रिंग आपने याद रखने हैं कि विटामिन B1 में कौन सा रिंग प्रेजेंट है, विटामिन B2 में कौन सा रिंग प्रेजेंट है, विटामिन B3 में हमारे साथ कौन सा रिंग प्रेजेंट है। सोर्सेस क्या है, पीनट्स है, उसमें हमारे साथ प्रेजेंट होता है। लिवर इज़ अ रिच सोर्स, लिवर रिच सोर्स है। ईस्ट जिसे हम हमीर कहते हैं, लेग्यूम्स दालें, होल ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल, मीट आर गुड सोर्सेज, ये गुड सोर्सेज है। अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन कैन बी प्रोड्यूस नियासिन इन द बॉडी। जो अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे साथ प्रोड्यूस कर रहा है नियासिन बॉडी में, ठीक है। 1 milligram of equivalent of niacin can be generated from 60 milligram of tryptophan, means हमारे पास 60 milligram of tryptophan प्रेजेंट है। कितने, 60 milligram प्रेजेंट है। तो ये जो 60 milligram है ये कन्वर्ट होंगे 1 milligram ऑफ किस चीज़ में, नियासिन में, ठीक है। अब आते हैं रिकमेंडेड RDA की तरफ, रिकमेंडेड डेली अलाउंस की तरफ। जो एडल्ट है उनके लिए हमें 20 मिलीग्राम पर डे दरकार है,
रिक्वायरमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी है या लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें हमारे साथ 25 मिलीग्राम हो जाएगी। 6.6 मिलीग्राम अपने एसिड इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड एवरी 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर हम 1000 किलो कैलोरी एनर्जी ले रहे हैं तो उसमें हमारे साथ 6.6 मिलीग्राम अपना एसिड इक्वल है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। सिंस ट्रिप्टोफैन कैन गिव नियासिन इन द बॉडी, जो ट्रिप्टोफैन है वो बॉडी को नियासिन देते हैं। टोटल नियासिन अवेलेबल इन द फूड ये किस तरह देते हैं? नियासिन इक्विवेलेंट नियासिन कंटेंट प्लस जो ट्रिप्टोफैन कंटेंट है उसको हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ नियासिन का इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल कंटेंट क्या है जो मैं आपको बता रहा था कि NAD प्रेजेंट होता है, NADP प्रेजेंट होता है। NAD और NADP ये दो जो है ये कोएंजाइम है किस चीज़ की? नियासिन की। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दो कोएंजाइम है उसी तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह विटामिन B2 हमारे साथ, राइबोफ्लेविन हमारे साथ परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। मैनी ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, जो NAD है और NADP है दोनों हमारे साथ ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। नियासिन कोएंजाइम फॉर्म पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है, ठीक है। NAD रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम द एनर्जी कंपाउंड एंड ट्रांसफर इट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो NAD है वो उससे एनर्जी लेता है और उसको ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। और चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर हो रहा होता है? वो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में, और उससे हमारे साथ ATP की प्रोडक्शन होती है, उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। रिड्यूस NADP, जब हमारे साथ NADP प्लस NADPH के साथ H ऐड हो जाता है तो इसके हमारे साथ जब हमारे साथ फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल की या स्टेरॉइड हार्मोन्स की, तब NADPH हमें दरकार होता है, ठीक। नियासिन कोएंजाइम आल्सो प्रोमोट नॉर्मल फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन कहाँ किस चीज़ का? स्किन का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम का, ये जो दो एंजाइम है ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह NAD इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपेयर अल्ट्रा वायलेट लाइट डैमेज, अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से हमारे पास डैमेज काज हो जाए, जो हमारे साथ मेडिटेरियन कंट्रीज़ थे या इक्वेटोरियल प्लेट के नज़दीक कंट्रीज़ थी, वहाँ पर जो ओजोन लेयर था वो डैमेज हो गया था 2015 में, तब वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहे थे वो फिल्टर नहीं हो रहे थे ओजोन के लिए, तो वहाँ पर हमारे साथ स्किन की डिजीज़ काज हो रहे थे और जो कैंसरियस बॉडी प्रोडक्शन हो रही थी उनकी स्किन में, ठीक है। तो जो NAD है वो हमारे साथ जो अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से जो हमारी स्किन डैमेज हो जाए उसको रिपेयर करती है। DNA इन एरिया एक्सपोज टू द स्किन, उसी DNA को रिपेयर करेगी जो उस स्किन एरिया में हमारे साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। द फंक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, और ये जो रिपेयर होता है ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। ओके, ये उसी तरह के हैं हमारे पास NAD डिपेंडेंट एंजाइम हमारे पास क्या है, कौन से एंजाइम है? देखें, ग्लाइसरल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे पास है 1 बिस फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह NADP जो है वो हमारे साथ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये डिपेंडेंट है NAD पे, ठीक है। ये हमारे पास 6-फॉस्फोग्लूकोनेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास NADP के और NAD की हमारे पास रिएक्शंस है जो डिफरेंट प्रोसेस में हमारे साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक। इसको मैंने इस वजह से स्किप किया कि अगर मैं अभी इसको समझाना चाहूँगा तो मैं ग्लाइकोलिसिस में जाऊँगा या क्रिप साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो अभी इसका वक्त नहीं है, इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे और पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफिशिएंसी की तरफ आ जाते हैं सिंपली। अगर हमारे साथ विटामिन B3 की डिफिशिएंसी, विटामिन B3 या नियासिन की डिफिशिएंसी काज होगी तो उसमें हमारे साथ एक कंडीशन होगी, वो उसको हम कहेंगे पेलेग्रा डिजीज़ काज होगी।
आप मोटी मोटी बातें अपने साथ याद रख लें कि पेलेग्रा में होता क्या है और कौन सा वाइटामिन कौन सी की डिफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ काज हो रहा है। सेप्टम क्या है, कॉमनली रिफर्ड एज ए डिजीज ऑफ डी। इसमें हमारे साथ 3 D आ रहे हैं, कौन सी 3 Ds आ रहे हैं। डर्माटाइटिस होगा मीन स्किन इन्फ्लेमेशन होगी, डायरिया होगा और डायमेंशिया होगा। डायमेंशिया उसकी यादाश्त सही नहीं होगी। पेलेग्रा में 3 Ds है, उसको डायरिया होगा, उसको डर्माटाइटिस होगा, उसको डायमेंशिया काज होगा। इफ नॉट ट्रीटेड कैन लीड टू डेथ। अगर ठीक नहीं हुआ, अगर इस तीनों चीज़ों को आपने ट्रीट नहीं किया तो वो मर सकता है। डर्माटाइटिस क्या है, डर्माटाइटिस में हमारे पास एरिथमिया होगा, इज स्किन एक्सपोज टू सनलाइट। जब हमारे साथ सेंसिटिविटी ऑफ स्किन हो जाए और वो स्किन जो सेंसिटिव हो वो हमारे साथ, और दूसरी विटामिन B3 की डिफिशिएंसी हो, वो स्किन जिसमें हमारे साथ विटामिन B3 की डिफिशिएंसी हो वो हमारे साथ सनलाइट को एक्सपोज होगी, हमारे फीट, एंकल, फिंगर और नेक, तो उसमें हमारे साथ इंक्रीज पिगमेंटेशन, जो रेड डॉट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगी। एंड अराउंड द नेक इज नोन एज कैस्केड नेकलेस। उसके गर्दन पे एक लेयर सी बन जाती है जैसे इसने कोई हार पहना हुआ, वो मेलानिन प्रोडक्शन है, पिगमेंट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। डायरिया किस वजह से होता है, ऑकर ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा मेम्ब्रेन। जो GIT का म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो हमारे साथ क्या हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, उसकी वजह से डायरिया काज हो जाता है। और उस जो डायरिया काज होता है उसमें हमारे साथ ब्लड भी होता है और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग डायरिया हमारे पास ज़्यादा देर तक रहा डायरिया तो उससे क्या होगा, उससे उसका वेट लॉस होगा, ठीक। अब डायमेंशिया क्या है, डायमेंशिया न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है लाइक डिप्रेशन, डिलेरियम। अब डिप्रेशन क्या है, उस पर दबाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। डिलेरियम क्या है कि वो एक कंफ्यूजन सी स्टेट में आ जाए। इस पे हमने डिलेरियम पे मैंने एक कोर्स भी किया है, एक्यूट डिलेरियम ऑफ कोविड-19। अगर कोई बंदा है और वो कोविड-19 हुआ नहीं या हो गया है या उससे रिकवर कर गया है, लेकिन फिर भी वो एक कंडीशन में रहता है, एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिलेरियम कहते हैं। किसी भी डिजीज़ की वजह से या कोई भी स्टेट ऐसा वाक़या हो कि उसको एक खौफ सा तारी हो, जो ट्रिगर एक फेयर डिवेलप हो, जो उसकी सेहत को और भी ख़राब कर रहा हो, ठीक है, तो उसको डिलेरियम कहते हैं। इरिटेबिलिटी भी चेन होगा, लॉस ऑफ मेमोरी होगी, क्रोनिक केसेस आ सकते हैं, उसमें हमारे साथ अटैक्सिया, स्पास्टिसिटी इज आल्सो सीन। अटैक्सिया और स्पास्टिसिटी ये है कि उसमें उसके मसल वो कुछ और बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं, एक बात इन्होंने की है बहुत ज़बरदस्त है, ये जो पेलेग्रा है ना, ये उन लोगों के दरमियान ज़्यादा है, इस कॉमन इन मेज़ ईटर जो मकई की रोटी खा रहे हैं, ठीक है, मकई खा रहे हैं। बिकॉज नियासिन जो मेज़ है, नियासिन इज प्रेजेंट इन बाउंड फ्रॉम अनअवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो मेज़ है उसमें हमारे साथ नियासिन प्रेजेंट है, लेकिन वो उसके साथ बॉन्ड है, वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती मैज से, ठीक है। आल्सो ट्रिप्टोफैन कंटेंट इज़ वेरी लो इन मैज। जो मकई है उसमें हमारे साथ क्या है, प्रोटीन का कंटेंट, और उसके साथ ट्रिप्टोफैन का कंटेंट भी लो है। तो ट्रिप्टोफैन कम है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा B3 में, ठीक है। ल्यूकेन कंसिस्ट ऑफ हाई, और उसमें हमारे साथ ल्यूकेन जो कंपाउंड है वो ज़्यादा है, विद डिप्रेस्ड सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। और जो ल्यूकेन है, ल्यूकेन का कंटेंट उसमें ज़्यादा है, तो ल्यूकेन क्या कर रहा है, तो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को कंप्रेस कर रहा है। अगर वो कंप्रेस हो रहा है, ट्रिप्टोफैन नहीं बन रहा, तो उससे हमारे साथ B3 नहीं बनेगा, ठीक है। आसान हो रही है, ठीक है, इसे आप खुद पढ़ लें बस, इसमें कुछ नहीं है। Okay, thank you.